हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी को के साथ आज हम जुड़ चुके हैं आधुनिक भारत की क्रम में। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। अभी पिछले सेशन में हम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके। आज के सेशन में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कैसे आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी आते हैं और अपना व्यापार करते हैं और व्यापार से लेकर शासन तक कैसे पहुंचते हैं। तो इन टॉपिकों के क्रम में हम एक एक करके बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज के सेशन में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर हम आप सभी से वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप सभी से बातचीत करेंगे। बस आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी से अपील है। तहे दिल से आप सभी को कोट कोट प्रणाम करते हुए, साहिदे प्रणाम करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक चैनल आपका है और आपका यहाँ प्यार और सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो आप सभी गंगा एकेडमी पर आके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक वीडियो है और हर एक वीडियो में आपके लिए मटेरियल है, जिससे आप परीक्षा में सफलता हासिल करके एक नौकरी आसानी से लेकर चले आएंगे। तो आप सब चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पे कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँच जाए और आप सब निरंतर जुड़ते हुए चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो चलिए आज के सेशन में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये भारत है, ये मैप जो मैं बनाया हूं, ये क्या है? भारत अर्थात इंडिया। इस भारत में कभी न कभी मध्यकालीन भारत में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें मुस्लिम शासन किए थे और मुस्लिम का अंतिम दौर मुगल काल था और मुगल काल में अंग्रेजों का आधिपत्य आना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने मुस्लिम शासन को कैसे भगाया और कैसे इस पे अंग्रेज शासन करने के लिए आए। हम आधुनिक भारत के तरफ हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम इस भारत में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आई, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आप सभी से कि कैसे भारत पर यूरोपीय कंपनी आए। भारत में अंग्रेज एकाएक शासन करने नहीं आए थे। आपको ये चीज जानना होगा कि भारत पर अंग्रेज शुरुआत में ही शासन करने नहीं आए थे। सबसे पहले वो एक व्यापार का बहाना बना के आए थे कि हम भारत पर एक छोटी सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम यहाँ व्यापार करेंगे और उस व्यापार से कैसे वो शासन तक पहुँचते हैं, ये सारी हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो भारत का जो बाह्य देश है, अर्थात भारत का ये जो बाहरी वाला देश है, ये बाहर का जो देश है, भारत का बाहरी देश है, इसके साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और संबंध सदियों पुराना है। कैसा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो बाहर के देश हैं उनसे भारत का एक घनिष्ठ संबंध था, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ये कैसा था? सदियों पुराना था। तो आपको जानना होगा जो भारत का बाहरी देशों से, भारत का बाहरी देशों से
कैसा संबंध रहा है? व्यापारिक संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है। और ये भारत का जो बाहरी देशों से व्यापारिक संबंध रहा है ये सदियों पुराना है, आज का कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। जैसे आज हम भारत पर मोदी जी अन्य देशों के साथ एक व्यापारिक संबंध बनाकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो ये जो व्यापारिक संबंध जो हर एक देश दूसरे देश पर बनाता है, मित्रता का संबंध बनाता है, तो ये भारत का एक व्यापारिक बाहरी देशों के साथ एक व्यापारिक संबंध के उद्देश्य से बनाया गया था। ये सदियों पुराना चला आ रहा था। इन यूरोपीय कंपनियों का आगमन से पहले, जब यूरोपीय कंपनी भारत पे आते हैं तो उनसे पहले ही भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ व्यापारिक संबंध को बनाए रखा था। तो आपको जाननी होगी कि इन यूरोपीय कंपनियों का जब भारत पर आगमन होता है तो उनसे पहले ही भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ, भारत का जो समकालीन देश था उनके साथ व्यापारिक संबंध भारत बनाए रखा था। लगभग 15वीं शताब्दी से पूर्व, लगभग 15वीं शताब्दी से पूर्व, लगभग 15वीं शताब्दी से पूर्व जब हम अगर देखें तो 15वीं शताब्दी से पूर्व इस तरह के जो व्यापार होते थे वो एशियाई हिस्सों पर अरबों का, 15वीं शताब्दी से पूर्व एशियाई हिस्सों में, 15वीं शताब्दी से पूर्व जो व्यापार होता था वो उसके एशियाई हिस्सों पर अगर हम देखें, एशिया वाले हिस्सों पर देखें, एशियाई हिस्सों अर्थात एशिया वाले हिस्सों पर देखें तो अरबों का और अरबों के साथ साथ यूरोपीय हिस्सों पर इटली वासियों का, यूरोपीय हिस्सों पर, यूरोप वाले एशिया वाले हिस्सों पे किसका था? अरबों का। और यूरोप वाले हिस्सों पर किसका था? इटली वासियों का एकाधिकार यहां मिला हुआ है। तो भारत के जो बाहरी देशों पे जो व्यापारिक संबंध था, भारत का ये सदियों पुराना संबंध था। जब 15वीं शताब्दी से पूर्व अगर हम इसे देखें तो एशिया वाले हिस्सों पर अरबों का आक्रमण नहीं, अरबों का संबंध, व्यापारिक संबंध, और यूरोप वाले हिस्सों पर इटली वासियों का ये संबंध का एकाधिकार मिला है, एकाधिकार था। इस व्यापार से अति लाभप्रद हुआ, इस व्यापार से अतिप्रद लाभ हुआ, अधिक से अधिक लाभ हुआ, और इस व्यापार से लाभप्रद होने की वजह से इटली की संपन्नता का दिनादुन बढ़ती गई। अब जब बढ़ती गई, जिसमें प्रभावित नवउदित यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य का एकाधिकार की वजह से और साथ ही 1453 का समय आता है, 1453, और इस 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया एक स्थान है। 1453 में कुस्तुंतनिया एक स्थान है। तो 1453 में कुस्तुंतनिया पर किसका अधिकार हो गया? तो 1453 में कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हुआ। अब 1453 में जब कुस्तुंतनिया का अधिकार हुआ तो अधिकार हो जाने की वजह से एक परंपरागत जो समुद्री मार्ग था, ये भारत के इधर
समुद्री मार्ग है। ये सब भारत के किनारे इधर समुद्री मार्ग है, और ये उत्तर वाले भाग में स्थलीय मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? स्थलीय मार्ग है। और ये दक्षिण भारत की तरफ, ये दोनों तरफ अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, दोनों समुद्रों से भारत घिरा है, अर्थात ये समुद्री मार्ग है। भारत के लिए समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग है। परंपरागत समुद्री मार्ग का यहाँ कोई प्रयोग नहीं हुआ था। ये जो समुद्री मार्ग आजकल है, ये पहले के समय में ये समुद्री मार्ग का कोई प्रयोग नहीं हुआ था। तो जब समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं हुआ था तो व्यापार कैसे करते थे, तो आगे हम जानेंगे। तो समुद्री मार्ग का कोई प्रयोग नहीं कर सके थे, फलतः वे नवीन समुद्री मार्ग का एक तलाश करना चाहते थे। व्यापार के लिए समुद्री मार्ग जब नहीं था तो एक नवीन समुद्री मार्ग का वो निर्माण करना चाहते थे। नवीन समुद्री मार्ग का निर्माण करना चाहते थे और नवीन समुद्री मार्ग की तलाश हेतु अपना अभियान प्रारंभ कर दिया। और इस तरह की यात्रा की प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल, इस तरह की यात्रा के लिए स्पेन और पुर्तगाल, नाम याद रखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, ये स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने एक प्रयोजित किया। इन देशों में भारतीय उत्पाद की सबसे ज्यादा मांगे रहती थी। वे नवीन समुद्री मार्ग की तलाश हेतु अपना अभियान प्रारंभ कर दिया। इस तरह की यात्रा को प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने प्रयोजित किया था। इन देशों में भारतीय उत्पाद की सबसे ज्यादा मांगे रहती थी। वह मांगे भारत में कौन रहती थी? भारत में मसाला अधिक होता था, तो भारत में मसाला के लिए अन्य देशों से डिमांड होती थी, अर्थात भारत से मसाला विदेशों तक जाता था। तो यही यहाँ है कि इन देशों से भारतीय उत्पाद की सबसे ज्यादा मांगे क्या थी, तो भारत का मसाला अन्य देशों में डिमांड ज्यादा रहता था और अन्य देश भारत से मसाला खरीदते थे। अर्थात भारत प्राचीन समय में मसालों के लिए विख्यात था, जो अन्य देशों में व्यापार हेतु किया जाता था। तो वह मसाला था। यूरोप में मसालों की आवश्यकता जाड़ों की ऋतु में मांस को सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए पड़ती थी। अब यूरोप के देश मसाला क्यों लेते थे भारत से, आइए जानते हैं। यूरोप कैसा देश है? ठंडा देश है। यूरोप कैसा देश है? तो ठंडा देश है, अर्थात जाड़ा यहाँ अधिक पड़ता है। और इन जाड़ों के दिनों में जो मांस यूरोप के लोग खाते थे, उस मांस को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए वो मसाले का प्रयोग करते थे। जैसे हम आप सब अचार खाते होंगे, तो अचार चूंकि मई जून का सीजन वाला फल है, आम का अचार या कटहल का अचार, या मतलब वो एक खास समय में ही होता है, तो उस समय के फल को हम अधिक दिनों तक जब सुरक्षित रखते हैं तो तेल और मसाला के बल पे ही उसे रखते हैं। तो हम अगर ऐसे कोई फल अगर रखें और ये सोचें कि हम 4 महीना बाद खाएंगे, तो क्या खा पाएंगे? वो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, नहीं चलेगा उतना दिन तक। तो उसमें तरह तरह का मसाला होता है, तेल होता है, ऑयल होता है, और उसको हम
उसके माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं और उसे अधिक दिनों तक खाते हैं। तो यूरोप एक ठंडा देश है, यहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और हम जाड़े की ऋतु में हम जो मांस खाते हैं वो मांस को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए यूरोप में मसाले की आवश्यकता पड़ती थी। और ये मसाला यूरोप में कहाँ से जाता था? तो ये यूरोप में जो मसाला आता था ये भारत से आता था। भारत का एक व्यापारिक संबंध होता था मसाले के लिए। तो वही मैंने बताया, यूरोप में जो मसालों की आवश्यकता होती थी वो जाड़े की ऋतु में यूरोप में मांस को सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए पड़ती थी। अब देखते हैं, शराब को भी मसाले से मिलाकर उष्ण पेय के रूप में बनाते थे। अब जैसे हम शराब ले लें तो शराब को भी हम यही मसाले का उपयोग शराब में भी करते थे। और शराब में जब हम मसाले का उपयोग करते थे तो उसे एक उष्ण पेय के रूप में हम अपनाते थे। इस शराब में भी हम मसाले का प्रयोग तरह तरह के से करते थे और उस शराब में हम मसाले का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि उस शराब को हम उष्ण पेय के रूप में बनाते थे और शराब को उष्ण पेय के रूप में बनाने के लिए हमें मसालों की आवश्यकता यहाँ भी पड़ती थी। 15वीं शताब्दी में जिन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, 15वीं शताब्दी में ही यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब होता है? तो आप सब नोट कीजिए, 15वीं शताब्दी में। अगर आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि यूरोपियों का आगमन भारत में किन शताब्दियों में हुआ है, तो यूरोपियों का आगमन भारत में 15वीं शताब्दी से ही शुरू हो जाता है। और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, कौन कौन से लोग किस क्रमानुसार आए थे? तो सबसे पहले भारत पे पुर्तगाली आए थे। तो आपको याद रखना है, हम इरेज कर दें क्या? आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज कर दें। पंद्रहवीं शताब्दी में जो भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया था, उन 15वीं शताब्दी में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के रूप में पुर्तगाली आए थे। कौन आया था? तो पुर्तगाली। ये सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। धड़ल्ले से पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भारत में यूरोपियों के आगमन में कौन आया था, या भारत पे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बनाइए। कुछ यूरोपीय कंपनी आप वहाँ दे दिया जाएगा और उनको क्रमानुसार आपको सेट करना होगा कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ये क्रम आपको बनाने के लिए परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के रूप में। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आया? तो पुर्तगाली के बाद डच आए। नोट कर लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, डच के बाद फिर अंग्रेजी आए, यानी अंग्रेज आए, डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद उसके बाद डेनिश आए,
डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो क्या आपको भूलेगा? क्या भूलेगा? नहीं सर, नहीं भूलेगा। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आया था? तो यूरोपीय कंपनियों में 15वीं शताब्दी से अंग्रेज यूरोपीय कंपनियों के आगमन शुरू हो गया था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन कब, किस शताब्दी से शुरू हो गया था? तो 15वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। और सबसे पहले आने वाले में पुर्तगाली हैं, उसके बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, आप सभी लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहले यूरोपीय आगमन में पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो ये क्रम लिख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन है, उसके बाद डच का, फिर अंग्रेज का, फिर डेनिश का और लास्ट में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन भारत में होता है। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली आए तो भारत में क्या किए, पुर्तगालियों के विषय में इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलिए हम पुर्तगालियों पर जानते हैं। हेडिंग डालिए पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले यूरोपीय आगमन के रूप में आते हैं पुर्तगाली। एक बार अगर कहिए तो पुनः मैं निकाल कर दूं, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो भारत का जो बाहर के देश थे, भारत के जो बाहर के देश थे, उनसे भारत का एक व्यापारिक संबंध सदियों पुराना रहा है। तो भारत का बाह्य देशों के साथ, बाहरी देशों के साथ जो एक व्यापारिक संबंध था वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। और ये घनिष्ठ संबंध भारत का सदियों पुराना था। इन यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है तो उससे पूर्व भी भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ व्यापारिक संबंध को बनाए रखा था। 15वीं शताब्दी से पूर्व इस तरह के व्यापार के जो एशिया वाले हिस्से थे, एशियाई हिस्से थे, उन पर अरबों का था। और यूरोपीय हिस्से, जो यूरोप वाला हिस्सा था, उन पर इटली वासियों का एकाधिकार था। अर्थात अगर हम कहें तो एशिया वाले हिस्सों पर अरबों का एकाधिकार था और यूरोप वाले हिस्सों पर तो इटली वासियों का एकाधिकार मिला है। नोट कर लीजिए, भारत के एशियाई वाले हिस्सों पर अधिकार था अरबों का और यूरोप वाले हिस्सों पर इटली वासियों का एकाधिकार था। और इससे व्यापार में अति लाभप्रद हुआ। भारत इससे व्यापार में अधिक लाभ हुआ, भारत को अधिक पैसा मिला और इस लाभप्रद होने की वजह से इटली की स्वतंत्रता दिनादिन बढ़ती गई। अब जब दिनादिन इटली की स्वतंत्रता बढ़ती गई इस व्यापार से, तो इससे प्रभावित नवउदित यूरोपीय भारतीय राज्य भी इस व्यापार में अपनी भागीदारी करना चाहते थे। परंतु इटली वासियों ने की एकाधिकार की वजह से और साथ ही 1453 में एक देश आता है, 1453 में कुस्तुंतुनिया, और 1453 में इस कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब जब 1453 में कुस्तुंतुनिया का एक अधिकार हो जाता है तो इसकी वजह से वे परंपरागत समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं कर सकते थे। फलतः वे एक नवीन समुद्री मार्ग की तलाश करने हेतु अपना अभियान प्रारंभ किए। फलतः इन नवीन समुद्री मार्ग की तलाश में अपना अभियान प्रारंभ कर दिया और इस तरह की यात्रा का प्रारंभ स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने सबसे पहले प्रायोजित किया था।
इन देशों में जिस भारतीय उत्पाद की सबसे ज्यादा मांगे थी वह क्या थी? तो भारत का मसाला था। भारत का मसाला था। यूरोप में मसालों की आवश्यकता जाड़ों के ऋतु में जो मांस खाया करते थे उस मांस को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उनकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए पड़ती थी। और शराब में भी मसालों का उपयोग होता था। उस शराब में जब मसाला का उपयोग करते थे तो उससे उष्ण एक पेय बनाया जाता है। उस पेय के बनाने के लिए मसालों में भी शराब का प्रयोग किया जाता था। 15वीं शताब्दी में जिन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है उसमें क्रमशः मैंने आपको बताया सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद भारत में डच आते हैं। डच के बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं और उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो 1 नंबर पे पुर्तगाली, 2 नंबर पे डच, 3 नंबर पे अंग्रेज, 4 नंबर पे डेनिश और 5 नंबर पे फ्रांसीसी। ये 5 कंपनियां भारत में आई थी। पहले नंबर पे पुर्तगाल, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे पे अंग्रेज, चौथे पे डेनिश और 5वें पे फ्रांसीसी। ये पांचों का क्रम से नाम याद रखिएगा क्योंकि क्रम लगाने को परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो अब हम एक एक करके सभी 5 कंपनियों को पढ़ेंगे। तो पहली कंपनी है पुर्तगाली। हेडिंग डालिए। पुर्तगाली राजकुमार एक था डॉन हेनरी। पुर्तगाली एक राजकुमार था, उसका नाम था डॉन हेनरी। डॉन हेनरी नाम याद रखिएगा। पुर्तगाली एक राजकुमार था, उसका नाम था डॉन हेनरी। इन्होंने समुद्री अभियानों में काफी अभिरुचि इनको थी। डॉन हेनरी एक यूरोपीय राजकुमार था और इनको एक व्यापारिक अभियानों में काफी रुचि थी, काफी इंटरेस्ट था और इसी वजह से उसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा गया है। अर्थात आपके परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से हेनरी द नेविगेटर किसे कहा गया है? तो डॉन हेनरी को कहा गया है। हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर किसे कहा गया है? तो डॉन हेनरी को कहा गया है। डॉन हेनरी कौन थे? तो पुर्तगाली एक राजकुमार थे। पुर्तगाली एक राजकुमार था डॉन हेनरी और इसको समुद्री अभियानों में काफी इंटरेस्ट था, काफी रुचि थी, काफी उसे अच्छा लगता था और इसी वजह से इसको हेनरी द नेविगेटर कहा गया है। तो परीक्षा में क्या पूछ लेगा कि हेनरी द नेविगेटर किसे कहा गया है? तो क्या नाम भूल जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हेनरी द नेविगेटर डॉन हेनरी को कहा गया है क्योंकि उसे व्यापारिक अभिरुचियां काफी पसंद रही थी और इसी व्यापारिक अभिरुचियों के काफी पसंद होने से डॉन हेनरी को हेनरी द नेविगेटर कहा गया है। अब उसने दिक् सूचक यंत्र अर्थात कुतुब नुमा, यही डॉन हेनरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डॉन हेनरी को दिक् सूचक यंत्र, लिखिए दिक् सूचक यंत्र क्या होता है? दिशा को बताने वाला एक यंत्र है दिक् सूचक यंत्र। दिक् सूचक यंत्र दिक् सूचक यंत्र अर्थात कुतुब नुमा। ब्रैकेट में आप इसे लिख लीजिए दिक् सूचक यंत्र को कुतुब नुमा। ब्रैकेट में लिखिए कुतुब नुमा। दिक् सूचक यंत्र अर्थात ब्रैकेट में कुतुब नुमा तथा नक्षत्र यंत्र। इसके तथा नक्षत्र यंत्र और नक्षत्र यंत्र को ब्रैकेट में एक नाम और याद रख लीजिए
एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब, लैब, एस्ट्रोलैब। तो पुर्तगाली में एक पुर्तगाली राजकुमार था डॉन हेनरिक। ये इसको समुद्री अभियानों में काफी पसंद था, इस नाते से हेनरी द नेविगेटर कहा गया है, हेनरी द नेविगेटर कहा है। और डॉन हेनरिक को दिक्सूचक यंत्र अर्थात दिक्सूचक यंत्र को कुतुबनुमा तथा इसके साथ नक्षत्र यंत्र यानी कि एस्ट्रोलैब के आधार पर गणनाएं करके तालिकाएं तथा सारणियां इन्होंने बनाई थी। तो दिक्सूचक यंत्र यानी कुतुबनुमा तथा नक्षत्र यंत्र यानी एस्ट्रोलैब, ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। इसी के आधार पर गणनाएं करके एक तालिका और सारणी इन्होंने बनाई थी। कौन? डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक ने दिक्सूचक यंत्र अर्थात कुतुबनुमा तथा नक्षत्र यंत्र यानी कि एस्ट्रोलैब के आधार पर एक सारणी और तालिका बनाई थी। इसको भी याद कर लीजिएगा। 1487 ईस्वी में, अब एक सन याद कीजिए, 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में पुर्तगाली एक नाविक था। 1487 में एक पुर्तगाली नाविक आया। उस पुर्तगाली नाविक का नाम याद कीजिए, बार्थोलोम्पो डियाज। क्या था? बार्थोलोमो डियाज। 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक आया। 1487 में जो पुर्तगाली नाविक आया उसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बन के आया था। तो बार्थोलोमो डियाज कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था। और ये पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियाज कब आया था? तो 1487 में आया था। और इन्होंने अफ्रीका के दक्षिण स्थित अफ्रीका के दक्षिण में उत्तमासा अंतरिक्ष तक की यात्रा किया था। तो लिख लीजिए, उत्तमासा अंतरिक्ष तक की यात्रा किया था। 1487 ईस्वी में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए इस पॉइंट को, परीक्षा में पूछा जाता है कि 1487 में एक पुर्तगाली नाविक आता है। उस पुर्तगाली नाविक का नाम है बार्थोलोमो डियाज। इन्होंने अफ्रीका के दक्षिण में एक उत्तमासा अंतरिक्ष होता है और उस उत्तमासा अंतरिक्ष तक की यात्रा किया था। तो उत्तमासा अंतरिक्ष तक की यात्रा करने वाले कौन थे? बार्थोलोमो डियाज थे। 1487 में किया था। उत्तमासा अंतरिक्ष कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप, जहां आप देखते हैं भूगोल ज्योग्राफी में, मैप में, तो अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट दक्षिण में उत्तमासा अंतरिक्ष है। यहां तक की यात्रा बार्थोलोमो डियाज ने किया था। कब किया था? तो 1487 में किया था। अब हम आते हैं कोलंबस की बारी है। कोलंबस, आप सब नाम बहुत सुने होंगे कि अमेरिका का खोज करने वाला कौन है? तो कोलंबस है।
तो अमेरिका का खोज नहीं किया था, बल्कि वो समुद्र मार्ग का खोज किया था। तो जो हम क्या वास्को डी गामा भारत का खोज किया था? नहीं, उससे पहले भारत नहीं था, भारत उससे पहले भी था। कोलंबस ने भारत की खोज करने गया था और अमेरिका की खोज कर दिया। तो ये अमेरिका उससे पहले नहीं था। वो कोलंबस जो एक समुद्री मार्ग का खोज किया था, वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग की खोज किया था। हम अभी समुद्री मार्ग की चर्चा किए थे ना, कि समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ी तो खोज करना शुरू किए। तो समुद्री मार्गों का ये लोग खोज किए थे। हम उसे गलती बस भारत देश को पढ़ते हैं, अमेरिका को पढ़ते हैं, और बुक में भी यही रहता है जो हम पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको यहाँ एक बेसिक सुझाव में मैं आपको यही बताऊंगा कि कोलंबस ने एक समुद्री मार्ग की खोज किया था अमेरिका जाने के लिए। वास्को डी गामा ने भारत की ओर आने के लिए एक समुद्री मार्ग का चुनाव किया था। उसे हम भारत की खोज पढ़ते हैं, अमेरिका की खोज पढ़ते हैं। तो 1492 ईस्वी में स्पेन का एक व्यक्ति था कोलंबस। कब? आप नोट कीजिए सन 1492। 1492 ईस्वी में एक स्पेन का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है कोलंबस। तो नोट कीजिए, 1492 ईस्वी में एक स्पेन का व्यक्ति था कोलंबस। और एक कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस का नाम कैसे आया है? तो कोलंबस ने भारत की खोज किया था। सॉरी, वास्को डी गामा भारत की खोज चलने गया था और अमेरिका की खोज कर डाला था, अर्थात अमेरिका के समुद्र मार्गों की खोज कर दिया था। कोलंबस भारत की खोज किया था। मैंने अभी गलत बोल दिया हूं, आप सब सुधार कर लीजिएगा। 1492 ईस्वी में स्पेन का एक व्यक्ति था कोलंबस, और इन्होंने भारत की खोज किया था, अर्थात भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने गया था। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज में आगे निकला था, आगे आया था। 1492 ईस्वी में स्पेन नाम का एक व्यक्ति था कोलंबस। इन्होंने भारत की खोज करके आगे निकला था। जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1487 ईस्वी में एक बार्थोलोमो डिवास नाम का व्यक्ति था। इन्होंने अफ्रीका के दक्षिण में एक उत्तमाशा अंतरीप पड़ता है, उसकी वहां तक की यात्रा की थी। और यात्रा करने के बाद बार्थोलोमो डिवास यही उत्तमाशा अंतरीप से फिर वो पुर्तगाल चला गया था। ये भी आपको यहाँ याद कर लेना है कि अफ्रीका के दक्षिण में उत्तमाशा अंतरीप तक की यात्रा किया, और यही उत्तमाशा अंतरीप से वो वापस पूरा उन्होंने पुर्तगाल लौट गया था। फिर पुर्तगाल को वापस चला गया था। और 1492 ईस्वी में स्पेन का एक व्यक्ति आता है कोलंबस। कोलंबस ने भारत की खोज, अर्थात भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए आगे निकला, और कोलंबस भारत की बजाय यही था, कोलंबस भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था। मैंने सही बोला था, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज के लिए आगे निकला था, लेकिन वो कहां पहुंच गया था? अमेरिका की तरफ पहुंच गया था। तो भारत की खोज करने की आगे बढ़ा था, लेकिन कोलंबस अर्थात वह कहां पहुंचा? अमेरिका पहुंच गया था। अमेरिका के पास
अमेरिका के पास स्थित एक स्थान है। अमेरिका के पास स्थित एक स्थान है। स्थान का नाम रिसीव वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज समूह द्वीप समूह की खोज कर बैठा। नोट कर लीजिए। 1492 ईस्वी में स्पेन नाम का एक व्यक्ति था कोलंबस। कोलंबस ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज हेतु वो आगे निकला था, लेकिन वो भारत की ओर न बढ़ पाया, बल्कि वो अमेरिका का एक स्थान है इंडोनेशिया द्वीप समूह, अमेरिका के इंडोनेशिया द्वीप समूह की खोज की ओर आगे बढ़ गया था। और भारत की खोज में वास्को डी गामा को देखिएगा और अमेरिका की तरफ जाने वाले में कोलंबस का नाम याद रखिएगा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज किया था और कोलंबस ने अमेरिका की तरफ आगे बढ़ गया था, लेकिन वो उसको आना था भारत की ओर, लेकिन चला गया अमेरिका के पास स्थित वेस्टर्न द्वीप समूह की ओर। तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट लिख लीजिए। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डिवाज ने अफ्रीका के दक्षिण स्थित उत्तमासा अंतरिक्ष तक की यात्रा की थी और बार्थोलोमो डिवाज यहीं से उत्तमासा अंतरिक्ष से वापस पुर्तगाल चला गया था। और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने भारत के समुद्री मार्गों के खोज हेतु आगे निकला था, परंतु कोलंबस ने भारत की बजाय अमेरिका के पास स्थित इंडोनेशिया द्वीप समूह की ओर खोज कर बैठा था। यद्यपि अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? यद्यपि अमेरिका की खोज का श्रेय इसी कोलंबस को जाता है, अर्थात अमेरिका की खोज का श्रेय, अमेरिका के समुद्री मार्गों की खोज किसको जाता है? इसी कोलंबस को जाता है। कोलंबस ने का श्रेय अमेरिका की खोज हेतु, अमेरिका के समुद्री मार्गों की खोज हेतु उसका नाम दिया जाता है, परंतु अमेरिका का यह नाम प्रसिद्ध नाविक कौन दिया था? लेकिन अमेरिका की खोज जरूर, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने किया था, लेकिन अमेरिका नाम किसने दिया था? तो अमेरिका नाम दिया था अमेरिगो। नाम नोट कर लीजिए, पूछ सकता है कि अमेरिका का नाम किसने दिया? तो अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिका का नाम दिया था अमेरिगो वेस्पुसी ने। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर नाम पड़ा था अमेरिका का। अमेरिगो वेस्पुसी कौन था? एक प्रसिद्ध नाविक था। मैंने आज के सेशन में आपको क्या बताया? मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ जरूरी चीज बताया, बेसिक बताया कि यूरोपीय कंपनी कैसे भारत पर आगमन होती है। मैंने कहा भारत का 12 देशों में लिखना चाहते हैं तो आप सब लिख लीजिए, मैं एक एक करके आराम से बोलते हुए चलूंगा। पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, हेडिंग डालिए नए पेज से, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत का 12 देशों अर्थात बाहरी देशों के साथ भारत का एक व्यापारिक संबंध यहाँ सदियों पुराना रहा है और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध। भारत का बाहरी देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सदियों पुराना है और इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व ही भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा था। 15वीं शताब्दी से पूर्व इस तरह के व्यापार के एशियाई हिस्सों पर अरबों का और यूरोपीय वाले हिस्सों पर इटली वासियों का एकाधिकार था।
व्यापार के अति लाभप्रद इससे हुआ, व्यापार से इससे अधिक लाभ हुआ और उस लाभप्रद की होने की वजह से इटली की स्वतंत्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब जब इटली की स्वतंत्रता बढ़ती गई तो इस व्यापार में अपनी भागीदारी इटली की स्वतंत्रता बढ़ती गई, जिससे प्रभावित नवउदित यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य भी इस व्यापार में अपनी भागीदारी करना चाहते थे, परंतु इटली वासियों के एकाधिकार की वजह से और साथ ही 1453 में एक कुस्तुतुनिया स्थान है, वहां पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब कुस्तुतुनिया पर जब 1453 में तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो इसकी वजह से वे परंपरागत समुद्री मार्ग का वहां प्रयोग नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। वे नवीन समुद्री मार्ग का इसके लिए तलाश एवं अपना प्रारंभ कर दिया और इस तरह की यात्रा को प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देशों ने प्रायोजित किया था। इन देशों में जिस भारतीय उत्पाद की सबसे ज्यादा मांगे थी वह क्या था, तो मैंने आपको बताया मसाला था। यूरोप में मसालों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी, क्योंकि जाड़ों में उन्हें मांस को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता को बनाए रखने हेतु किया जाता था। और 15वीं शताब्दी में जिन यूरोपीय कंपनियों का क्रम से आगमन होता है उसमें सबसे पहले मैंने पुर्तगाल को बताया, नोट कर लीजिए। दूसरे स्थान पे डच आते हैं, तीसरे पे अंग्रेज, चौथे पे डेनिश, पांचवे पे फ्रांसीसी। ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का एक बेसिक समझ है। अब यहाँ से पुर्तगाली आते हैं तो पुर्तगाली के विषय में फैक्ट जानकारी क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको नोट कर लीजिए। पुर्तगाली राजकुमार एक आता है जान हेनरिक। पुर्तगाली एक राजकुमार, हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला कंपनी पुर्तगाली। और पुर्तगाली कंपनियों में एक नाम याद लिखिए, पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक एक पुर्तगाली राजकुमार था। इनको समुद्रिक अभियानों में काफी अभिरुचि थी। जब समुद्रिक अभियानों में काफी रुचि थी और इसी वजह से इनका नाम हेनरी द नेविगेटर कहा गया है। हेनरी द नेविगेटर किसे कहा गया है, तो डॉन हेनरिक को कहा गया है। ये पुर्तगाली एक राजकुमार थे। अब अगले पॉइंट लिखिए, उसने दिक्सूचक यंत्र अर्थात कुतुबनुमा और नक्षत्र यंत्र यानी एस्ट्रोलाइट के आधार पर गणनाएं करके इन्होंने डॉन हेनरिक ने कुछ तालिका और साड़ियां बनाई। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगले लाइन पॉइंट 1487 में एक आते हैं बार्थोलोमो डिवाज आते हैं 1487 में। और ये एक पुर्तगाली ये भी नाविक थे। पुर्तगाली नाविक का नाम आता है बार्थोलोमो डिवाज। एक पुर्तगाली नाविक थे, आते हैं ये 1487 में। इन्होंने अफ्रीका के दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप जहां आप देखते हैं मैप में, उसके दक्षिण में स्थित एक अंतरीप है उत्तमासा अंतरीप। उस उत्तमासा अंतरीप तक की यात्रा की थी और यहीं के मार्ग से वो पुर्तगाल वापस लौट गए थे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। अब 1487 में आते हैं कोलंबस कहाँ के हैं, 1492 में स्पेन के आते हैं कोलंबस स्पेन के हैं। और इनको भारत के समुद्री मार्ग की खोज हेतु इन्होंने आगे बढ़ा था और भारत की खोज की ओर आगे बढ़े थे, परंतु ये उस भारत की ओर ना जाके ये अमेरिका की तरफ चले गए। और अमेरिका में के पास एक वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह
की समुद्री मार्ग की खोज कर डाली। तो अब अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो कोलंबस को जाता है। और भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। परंतु अमेरिका का नाम एक प्रसिद्ध नाविक कौन दिया था? अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किया था कोलंबस, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। लेकिन अगर अमेरिका नाम किसके आधार पे पड़ा है तो आप बताइएगा। अमरीगो वेस्पुसी। अमरीगो वेस्पुसी कौन थे? एक नाविक थे, प्रसिद्ध नाविक थे। अमरीगो वेस्पुसी एक प्रसिद्ध नाविक थे और इन्हीं के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा है। याद कर लीजिए। तो कैसा लगा आज के सेशन में? ये रहा यूरोपीय कंपनियों का एक बेसिक समझ। अब आगे से हम कल के सेशन से हम पढ़ेंगे अमेरिकी कंपनियों के आगमन से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर पॉइंट को, हर फैक्ट को व्यवस्थित क्रमबद्धता के साथ हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे कोई भी परीक्षा देने जाइए तो आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। हम ये उद्देश्य हमारा है कि हम हमारे वीडियोज देखने के बाद किसी भी बच्चे को परीक्षा का एक भी प्रश्न गलत ना हो। इस नाते हम उन फैक्ट को लेकर सेशन में आते हैं जो आपकी परीक्षा में जब बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो आप सब धैर्य बनाए रखें, विश्वास जताए रखें हम पर। हम आपको पूरा व्यवस्थित रूप से संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कंप्लीट तैयारी निःशुल्क कराऊंगा। साथ में पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी बस प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते बगल में घंटी दबा के आल पे प्रेस कर लीजिएगा। और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर ये गंगा एकेडमी पहुंच जाए और आप सब संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट के अधिक से अधिक ग्रुपों में से शेयर करके। तो बस यही आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ, आप सभी को तहे दिल से साहित्य प्रणाम करता हूँ। तो ठीक है, इसके आगे अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के साथ क्रमबद्धता के साथ फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज का सेशन यहीं पे फिर मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बब्बा। फिर मिलूंगा बहुत जल्द आप सभी से।